नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के एनसीईआरटी के वीडियो सेशन में। दोस्तों, हमारी पिछली क्लास जो रुकी थी वो महाजनपद पे रुकी थी, तो आज उसी के आगे अपन प्रोसीड करते हैं। कुछ जनपद जो काफ़ी बड़े एरिया में हो गए थे, उनका राजा काफ़ी प्रतापी था, पावरफुल था, तो उसने बहुत बड़ा एरिया अपने आप एक्वायर किया और उसको महाजनपद कहा जाने लगा। तो आज से करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उनके बारे में अपन इस मैप में देखेंगे। हर महाजनपद की एक राजधानी थी। कुछ की राजधानी में किलेबंदी की गई थी, यानी उसके चारों ओर लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर के अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। हम आप भी अपने घरों के बाहर बाउंड्री क्यों करवा दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का जानवर हो या गाड़ी हो या फिर कोई भी जिसको हम नहीं चाहते हो हमारे घर में बिना हमसे पूछे न घुसे। उस तरह जो राजा था, उसने भी अपने राजधानी के चारों ओर बहुत ऊंचे ऊंचे किले करवाए थे, किलेबंदी करवाई थी, जिससे वो एक सिक्योरिटी का भाव रहे। साथ में उसके जो प्रजा है उसको भी ये भाव रहे कि हमारा राजा की तरफ से हमको बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिली और हमें भी किसी बात का डर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मैप में आप देखिए तो कई सारे महाजनपदों का बारे में बताया गया, जैसे गांधार महाजनपद, ये आपको ये जो गांधार है ये आज वर्तमान पाकिस्तान में है। कुरु महाजनपद, कोसल महाजनपद, वैशाली महाजनपद, वज्जी महाजनपद। अब आप गौर कीजिए, जो हमारा सदर्न इंडिया है, साउथ इंडिया, यहाँ पे कोई महाजनपद की अवधारणा भी नहीं है। मतलब जो भी जनपद है वो आपस में यहीं लड़ रहे हैं और अपना एरिया बड़ा कर रहे हैं और अपने महाजनपद बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि किले का निर्माण क्यों किया जा रहा है। तो पहला तो ये है कि भाई नियंत्रण करना, लोगों को कंट्रोल में करना काफ़ी आसान है, क्योंकि किला रहेगा तो उसमें लिमिटेड ही गेट्स रहेंगे। उस गेट्स में वो सिक्योरिटी लगा कर अपने जो सैनिक है उनको लगाकर ये चेक कर सकता है कि हमारे किले के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मतलब एक सिक्योरिटी का भाव रहेगा। साथ में ये भी था कि जो महाजनपद के राजा थे वो इस बात को दिखाना चाहते थे अपने आसपास कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारी कितनी समृद्धता है, इसलिए भी ऊंची ऊंची किलेबंदी की जाती थी। अब ये जो किलेबंदी की गई, इसके लिए जो लेबर्स हैं वो वहीं के जो प्रजा है उनको ही यूज़ किया गया। बच्चों का भी उपयोग किया गया एक किलेबंदी करने में, महिलाओं का भी किया गया। पुरुषों ने तो काम किया ही लेबर्स के रूप में। इस टाइम का जो राजा है, महाजनपद का जो राजा है, वो अब एक परमानेंट आर्मी रखना शुरू कर दिया है उसने, क्योंकि वो हमेशा युद्ध करना चाहता है, कि युद्ध करता रहता है। क्योंकि उसका एक सोच है कि मैं जितना ज़्यादा एरिया जीतूंगा, जितना बड़ा मेरे पास इलाका रहेगा, उतना ही बड़ा मैं राजा कहलाऊंगा। तो अब यहाँ पे परमानेंट आर्मी की शुरुआत होने लगी। अब परमानेंट आर्मी की शुरुआत होने लगी तो उस आर्मी को पे भी करना है, उसका पेमेंट करना है। तो उसके लिए राजा ने परमानेंट टैक्सेस की भी शुरुआत कर दी, और टैक्सेस जो उसको प्राप्त होते थे उन्हीं से वो अपने जो खर्चे हैं, खासकर सबसे बड़ा जो खर्चा है वो है सेना को मेंटेन करना, उसको करता था। तो सेना का जो पेमेंट होता था वो करेंसी यानी सिक्कों के रूप में भी होता था, और साथ में उनको कुछ ज़मीन या कुछ हिस्सा दिया जाता था, ग्रांट फ्री, मतलब टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था कि आप इस ज़मीन पे खेती करिए और इस पे आपको कोई टैक्स राजा को नहीं चुकाना। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं कौशाम्बी ज़िले की एक दीवार है, और ये किलेबंदी की ही दीवार है। और ये जब खुदाई हुई तो मिला, कौशाम्बी वर्तमान में इलाहाबाद के पास पड़ता है। इलाहाबाद का जो नया नाम है वो प्रयागराज है। तो कितनी ऊंची ये दीवार आप देख सकते हैं। इस दीवार की लेंथ ब्रेथ हाइट ही देख के समझ में आ रहा है कि कितनी ऊंची ऊंची किलेबंदी इन लोगों ने की थी। अब टैक्स की बात करते हैं कि राजा के ने इतने सारे काम बढ़ा लिए हैं, उसे युद्ध करना है, उसे किले बनाना है, उसे अपनी शान और शौकत मेंटेन करना है, उसे बड़ी सेना रखना है। तो उसके लिए उसको बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। उसके लिए उसने कर व्यवस्था या टैक्स सिस्टम लगाया, और ये नियमित होता था। मतलब लोगों को टैक्स रेगुलर पे करना होता है, जिस तरह आज होता है अलग अलग तरह के टैक्स हम पे करते हैं, वैसे उस टाइम भी था। अब यहाँ पे हर व्यक्ति को उसके काम के हिसाब से टैक्स देना कंपलसरी था। सबसे बड़ा जो टैक्स का जो सोर्स था वो किसान थे। किसान फसल लेते थे, अच्छी पैदावार करते थे, तो उसका 1/6वां हिस्सा
उन्हें टैक्स के रूप में देना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी किसान ने 6 बोरे गेहूँ पैदा किया तो 1 बोरा वो राजा को देगा। जो कारीगर थे, जो सामान बनाते थे, कुछ भी सामान बनाते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। जो बुनकर है, जो लोहार है, जो सुनार है, इनको भी टैक्स देना पड़ता था। ऐसे लोग जिनके पास पशु बहुत ज़्यादा थे, पशुधन उनके पास ज़्यादा था, उनको भी टैक्स देना पड़ता था अपने पशुओं के हिसाब से। व्यापारियों को सामान खरीदते बेचते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। जो आखेटक हैं और जो संग्राहक हैं, जो जंगल में जाते हैं अपने जानवरों को चराने या फिर जंगलों से लकड़ियाँ या जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करने, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। अब ये टैक्स अलग अलग हो सकता था और होता भी था, लेकिन ये सारा जो टैक्स का सिस्टम है ये राजा इसलिए कर रहा था कि उसने इतने सारे काम बढ़ा लिए थे और उसकी इतनी शान शौकत थी, उसको इतना मेंटेन करना था, इसलिए उसने टैक्स सिस्टम की व्यवस्था कर दी थी। और जो व्यक्ति, जैसे जो प्रजा है जो टैक्स दे रही है राजा को, वो टैक्स के बदले राजा उनको सिक्योरिटी दे रहा है, राजा उनकी सारी व्यवस्था पूरी कर रहा है, राजा उनको सुविधाएं दे रहा है। जो आज के नेता लोग करते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वैसा ही कुछ काम राजा कर रहा है। अब देखते हैं कृषि में क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो कृषि में सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने को ये मिला कि अब तक जो ज़मीन को खोदने का काम है या जो हल का काम है, वो लकड़ी के हल किए जा रहे हैं या लकड़ी का फाल का उपयोग कर रहा है। लेकिन अब जब लोहे का आविष्कार हो गया तो हल की फाल में लकड़ी की जगह लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। और इससे हुआ ये कि लोहा, जो कि काफ़ी मजबूत है, उससे ज़मीन की जो, जिसे कहते हैं, जुताई है, वो काफ़ी अच्छी तरह से होने लगी। कड़ी से कड़ी मिट्टी को भी जोतना आसान हो गया, बैलों को भी आसानी हो गई जोतने में। और इससे क्या हुआ, जो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और इससे किसान भी खुश, किसान ज़्यादा पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस निकाल रहा है, तो राजा भी खुश क्योंकि राजा को ज़्यादा टैक्स मिल रहा है। क्योंकि हमने टैक्स देखा है, किसान का टैक्स कितना है, 1/6, जितना भी निकालेगा, जितना भी वो उपज लेगा, उसका 1/6वां हिस्सा राजा को देना पड़ेगा। तो लोहे का जो प्रयोग हुआ फाल में, वो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम था। साथ में अभी तक जो खेती के औजार थे वो सब लकड़ियों से बन रहे थे, अब उनकी जगह लोहे ने ले लिया। लोहे की कुल्हाड़ी आ गई, लोहे के फरसे आ गए, लोहे की सब्बल आ गई। इससे क्या हुआ, खेती करना काफ़ी आसान हो गया। दूसरा यहाँ पे जो सबसे मेन चेंजेस था वो ये था कि धान की खेती में एक नया तरीका ईजाद किया गया। इसमें क्या किया गया, जो धान के बीज हैं उनको एक जगह रोपा गया, फिर उनकी सैपलिंग्स तैयार की, उनके छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको तैयार किया गया, फिर उन पौधों को वहाँ से उखाड़ के एक नई जगह लगाया गया। आज भी यही प्रोसेस यूज़ होता है। कभी आप देखिए धान की खेती कैसे की जाती है। तो इससे क्या हुआ, जो धान है जिससे बाद में हम चावल प्राप्त करते हैं, राइस प्राप्त करते हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है और उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी मैनी फोल्ड्स टाइम बढ़ गया, मतलब कई गुना बढ़ गया। और जिससे किसान खुश, देन किसान खुश तो राजा खुश, खुश तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया, आज भी यही दिक्कत महसूस होती है कि ये जो धान की खेती है वो कमर तोड़ परिश्रम है। मतलब इसमें व्यक्ति झुका झुका सैपलिंग्स लगा रहा है, झुका झुका उसको निकाल रहा है, फिर कहीं और लगा रहा है, तो उससे कमर बिल्कुल एक बैंड, जिसे हम कहें कि 90 डिग्री में बैंड रहती है कमर, और कमर में काफ़ी जोर बढ़ता है बैक में। और इसके लिए उनको काम करने के लिए लोगों की तो छोड़ने की आवश्यकता थी नहीं, कि हमने देखा है, पिछले चैप्टर में भी देखा है कि जो राजा लोग थे, अगर वो कहीं अटैक करते थे तो दूसरे जो दुश्मन राज्य के लोग हैं उनको वो दसियों कहते थे या दास कहते थे। और दास को यहाँ पे वो लोग उपयोग करते थे इस तरह की खेती में। या फिर जो भूमिहीन किसान है, जिसने कभी कहीं से कर्जा लिया था और चुका नहीं पाया और उसकी भूमि बिक गई, तो वो भी अब मजदूर बन गया, लैंडलेस लेबर, वो फार्मर। तो इन सब का प्रयोग करके इस तरह की खेती ली जाने लगी और ये एक तरह का रिवॉल्यूशनरी कदम देखा गया। अब इसमें बताया गया है कि मगध को ढूंढो। मगध एक महाजनपद है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपद वही रहेगा। और आखिरी में सारे महाजनपदों को हराकर मगध महाजनपद ही सबसे बड़ा महाजनपद मिलेगा आपको।
तो मगध को हमें ढूंढना है तो लगभग 200 साल, मतलब सारे महाजनपदों को बने लगभग 200 साल के भीतर ही मगध ने अपनी सुपरियरिटी शो कर दी और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। मगध का जो एरिया है वो गंगा और सो नदियों के बीच का था और इन दोनों नदियों का जो मगध एम्पायर था वो उपयोग करता था ट्रांसपोर्ट के लिए नदियों में, नदियों से पानी का उपयोग करता था वो, और नदियों के ही पानी से वो अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने का यूज़ करता था। मगध का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था, जिससे उसको जो लकड़ियाँ हैं और जो जंगल से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं उसकी कोई कमी नहीं थी। जंगल में ही रहने वाले हाथियों को मगध के राजा की जो सेनाएं हैं उनको पकड़ के लाती थी, फिर उन हाथियों को ट्रेंड करती थी, फिर उनको हम वॉर एलिफेंट बनाते थे। ये हाथी फिर जब युद्ध में लड़ते थे और फिर जिनके पास हाथी है उनका पलड़ा वैसे ही भारी है। इसके अलावा मगध का जो एरिया था उसमें काफ़ी अच्छी लोहे आयरन और की खदानें मिली थी, जिससे उनको लोहे की पर्याप्त उपलब्धता थी। लोहे से उनका प्रयोग वो खेती से जुड़े हुए हथियार को लड़ाई से जुड़े हुए हथियार बनाने में प्रयोग करते थे। साथ में खेती से जुड़े हुए जो उपकरण हैं वो बना रहे थे लोहे से, और इसका उपयोग हमने देखा ही है पिछले पैराग्राफ में। मगध ये चाहता था कि उसके जो आसपास के जो महाजनपद है जो कि काफ़ी कमज़ोर कर दिया उसने बार बार उन पर आक्रमण करके, उनको वो अपने अंदर मिला ले। और मगध के दो बड़े इम्पॉर्टेंट राजा हुए हैं, दोनों बाप बेटे थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, इन्हें अजातशत्रु भी कहा जाता है। इन्होंने अपना फुल एफर्ट लगाया आसपास के महाजनपदों को कमज़ोर करने में, और बहुत हद तक इन्होंने आसपास के महाजनपदों को हराकर जीत भी लिया। तो मगध महाजनपद की शुरुआत में जो राजधानी थी वो राजगृह थी, आज उसे राजगीर कहते हैं। राजगीर नाम का जिला है बिहार में। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो आज की बिहार स्टेट की कैपिटल है पटना। लगभग 300 साल पहले मैसेडोनिया का जो राजा था सिकंदर, जिसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं, वो दुनिया जीतना चाहता था, और इसी अभियान में जब वो भारत पहुंचा तो यहाँ पे बदलते जलवायु और ट्रॉपिकल वेदर की वजह से उसकी सेना ने एक तरह से मना कर दिया कि हम भारत के अंदर अब नहीं जा सकते, या फिर हेल्थ कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही थी। फिर भी वो व्यास नदी तक पहुंचा था सिकंदर महान, और बाद में लौट गया था। अगले चैप्टरों में हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, तब डीप में पढ़ेंगे कि सिकंदर जब आया तो किस राजा से उसकी लड़ाई हुई और वो कौन सा वॉर था, सब देखेंगे अभी। तो जब सिकंदर आ रहा था भारत में, 323 ईसा पूर्व की बात है, 326 ईसा पूर्व बीसी की बात है, तब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजबूत महाजनपद था वो मगध महाजनपद था, और जिसकी कैपिटल राजगीर थी। और ये सिकंदर को पता था कि अगर मुझे भारत जीतना है तो मुझे महाजनपद, जो मगध महाजनपद है, इसके राजाओं से लड़ना पड़ेगा। अब मगध महाजनपद के आसपास एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था, उसका नाम था वज्जी। वज्जी महाजनपद भी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी पावरफुल महाजनपद था, और इसकी राजधानी वैशाली थी। लेकिन यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो अभी तक के जो महाजनपद हम देखते हुए आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग थे। अभी तक हमने ये देखा कि एक ही राजा है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ऑर्डर देने वाली अथॉरिटी है। लेकिन यहाँ पे जो वज्जी महाजनपद में जो शासन व्यवस्था है उसे गण या संघ कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, गण या संघ का मतलब दिया है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम गण कह सकते हैं। हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान, उसमें भी आप गाइए तो उसमें जन गण मन, गण शब्द आता है। और संघ तब कहा जाता है जब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं ये किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी गोल के लिए, किसी उद्देश्य के लिए एक साथ जुड़ के एक संगठन बनाते हैं, तब उसे संघ कहा जाता है। संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। तो ये जो गण या संघ की व्यवस्था थी वज्जी में, और ये बिल्कुल ही डिफरेंट थी। यहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता था, यहाँ पे बहुत सारे राजा होते थे। जैसे वज्जी महाजनपद बहुत बड़ा एरिया है, इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल
10,000 गांव थे उस टाइम, हर गांव का एक राजा था। तो ये 10,000 राजा मिलकर यहाँ पे तय करते थे हमें करना क्या है। तो यहाँ पे कई शासक थे, यानी कई राजा थे, और कभी कभी ये लोग एक साथ शासन करते थे, और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को भी एक साथ करते थे, मतलब यहाँ पे कलेक्टिव काम हो रहा है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति ऑर्डर नहीं दे रहा है, यहाँ पे सब मिलकर कलेक्टिवली साथ मिलकर कंसेंसस के साथ काम करते हैं, युद्ध करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ एक साथ मिलकर करते हैं। सभाओं में बैठकर बातचीत करते हैं, बहस भी करते हैं, वाद विवाद भी करते हैं। बिल्कुल ही जिस तरह आज आपकी संसद है, जिस तरह आज आपकी पार्लियामेंट है कि हम ने अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के वहाँ भेजा, वो फिर वहाँ जाके बातचीत कर रहा है, नियम कायदे कानून बनवा रहा है। सेम ही फंडा, सेम ही कॉन्सेप्ट वज्जी महाजनपद में चल रहा था। और किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो ये सब मिलकर बात करेंगे, मिलकर लड़ेंगे और मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया वज्जी महाजनपद और बाकी महाजनपद। ये अब सवाल आ गया कि मगध महाजनपद का शासन और वज्जी महाजनपद के शासन में डिफरेंस बताइए। लेकिन जिस तरह बागी महाजनपद में जो स्त्रियां हैं, जो शूद्र हैं, जो दास हैं, जो कर्मकार हैं, उनको किसी भी तरह के सभाओं या धार्मिक सम्मेलन में परमिशन नहीं थी, इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही था। मतलब यहाँ पे जो सोशल स्ट्रक्चर था वो वैसा ही था जैसे सब जगह था। बुद्ध और महावीर के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों का भी जन्म वज्जी मतलब ऐसे ही इलाके में हुआ जहाँ पे गण या संघ थी। अब वज्जी संघ का जो वर्णन है वो एक किताब इसमें भी मिला है, इसका नाम है दीघ निकाय। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इसमें कई सारे चैप्टर हैं गौतम बुद्ध से जुड़े हुए, और इसे लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। तो इसमें बताया गया कि जो अजातशत्रु था या अजातशत्रु, वो चाहता था कि वज्जी महाजनपद में वो अटैक करे और उसको जीत ले। इसके लिए वो अपने मंत्री वत्सकार को गौतम बुद्ध के पास भेजता है अजातशत्रु कि भाई आप गौतम बुद्ध से सलाह लेके आओ कि किस तरह हम वज्जी को जीते। तो गौतम बुद्ध उसके मंत्री वत्सकार को सलाह देते हैं कि जब तक वज्जी संघ के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ सभाएं कर रहे हैं, एक साथ सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, लोगों का सम्मान कर रहे हैं, लोगों की बात को सुन रहे हैं, तब तक तुम बेटा अजातशत्रु वज्जी को नहीं जीत पाओगे। लेकिन जिस दिन ये सब चीज़ में कमी आ जाएगी उस दिन अजातशत्रु तुम वज्जी महाजनपद को जीत सकते हो। ये पूरा वाक्य है, ये आपको किस किताब में मिलेगा? इस किताब का नाम है दीघ निकाय। और ये दीघ निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो ये जो महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट लगभग आज से 1500 साल तक चलता रहा, मतलब 2500 से लेकर 1500 साल, मतलब लगभग 1000 साल तक महाजनपद का कॉन्सेप्ट चलता रहा। और इस महाजनपद के कॉन्सेप्ट में सबसे लंबे समय तक जो कॉन्सेप्ट चला वो चला है संघों का, जो कि हमने वज्जी में देखा है। बाद में जब गुप्त साम्राज्य आएगा, गुप्त एम्पायर, तो ये टोटली कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म कर जाएगा, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में जो राजा होते हैं उनका फिर पूरे एरिया में सेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब ये अन्यत्र की बात कर रहे हैं कि आप ढूंढिए मैप में, एटलस में ढूंढिए यूनान यानी ग्रीस को ढूंढिए और एथेंस को ढूंढिए। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। और यहाँ भी जिस तरह हमने वज्जी में शासन व्यवस्था देखी थी कि वहाँ भी गणिया संघ की व्यवस्था थी, तो यहाँ भी प्रजातंत्र या गणतंत्र नाम से व्यवस्था थी। गणतंत्र को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। तो ये व्यवस्था एथेंस में थी और एथेंस में 200 सालों तक चली। और वहाँ पे ये था कि 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को सिटीजनशिप की नागरिकता मिलती थी, दासों को नहीं मिलती थी। वहाँ भी सभाएं होती थी और वो महत्वपूर्ण विषयों पे साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। आज हमारे देश के पार्लियामेंट की हम बात करें, राज्य के विधानसभाओं की बात करें, तो उसमें एक नियम है कि लगभग कम से कम 6 महीने में एक बार तो बैठक होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या नियम था यूनान या ग्रीस में? साल में कम से कम 40 बार मिलो। कौन रहेगा इसमें? 30 साल से बड़ा पुरुष व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। सभी नागरिक भाग लेते थे। जिस तरह ग्राम पंचायत में देखो कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है, और ग्राम सभा की जब भी बैठक होती है तो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति उस ग्राम सभा में जाता है और अपनी बात रखता है।
और शासन के पदों के लिए जो नियुक्तियां होती हैं वो लॉटरी सिस्टम से होती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देना कंपलसरी होता था। बहुत सारे देश हैं आज यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, आर्मी में सर्व करना कंपलसरी है, जैसे इजराइल हो गया, रशिया हो गया। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, ये एक गलत बात है। हम हर जगह देख रहे हैं कि औरतों को किसी भी तरह का दर्जा नहीं मिल रहा है। साथ में जो व्यापारी हैं, जो शिल्पकार हैं, जो कि सिर्फ व्यापार करने वहाँ आए हैं, ट्रेड करने आए हैं, उनको भी किसी भी तरह की सिटीजनशिप नहीं मिलती। और जो दास हैं उनको भी किसी भी तरह के अधिकार नहीं मिले हैं। अब इसमें सही और गलत बताइए। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यस, किया जाता था भाई। अब उसने अपने एरिया से घोड़ा गुजरने दिया, मतलब वो मान रहा है कि घोड़ा जिस राजा का है वो उसकी अधीनता मैं स्वीकार करता हूँ, उसके अंडर में काम करता हूँ, करूँगा। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। सारथी क्यों करेगा भाई? पुरोहित करेगा, पंडित करेगा। सारथी तो घोड़ा से वो चलाता है, रथ चलाता है। तो ये गलत हो गया। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। जनपदों की बस्तियों में महल क्यों मिलेंगे? जनपद में अलग जगह महल मिले हैं। क्या ये कहें कि जनपदों में महल के अंदर बस्तियां मिली? फिर भी ये ठीक ही है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। बिल्कुल, अनाज रखने के लिए तो हमने वो जो बर्तन देखे थे। महाजनपदों में बहुत से नगर किलेबंद थे। बिल्कुल थे, जो कि राजधानी थी, कैपिटल थी, वो किलेबंद थी। अब नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। महाजनपद का राजा, ये आप इसको भरिएगा। फिर समाज में कौन से समूह थे जो गढ़ों की सभाओं में हिस्सा लेते थे? तो कौन नहीं लेगा? दास नहीं लेगा, शूद्र नहीं लेगा, महिला नहीं लेगी, कर्मकार नहीं लेगा, लैंडलेस फार्मर नहीं लेगा। ये सब बातें हैं। महाजनपद के राजाओं ने किले के ऊपर अपन ने पढ़ लिया है। इस तरह आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा। कोई बात आए, कमी आए तो बताइए मुझे। कोई समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं अपने दोस्तों अगले सेशन में। ये जो हमारा चैप्टर है क्लोज हो रहा है। अब अगले चैप्टर में हम मिलेंगे एनसीईआरटी क्लासिक हिस्ट्री के। तो अगर चैनल में नए हैं और पसंद आ रहा है आपको ये सब चीज़, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कुछ अच्छी बुरी बातें लगी हुई कमेंट बॉक्स खुला है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।